दोस्तों नमस्कार। आज मेरे पीछे जो थंबनेल आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बड़ा चौंकाने वाला थंबनेल है ये, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान 26 जनवरी 1950 से जब लागू हुआ तब से लेकर अब तक की ये पहली और एकमात्र घटना है। आप कहोगे कि क्या बात कर रहे हो, इस्तीफा तो बहुत सारे उपराष्ट्रपति ने दिया है पहले भी। आज बात करेंगे अपन इस मुद्दे को लेकर, लेकिन जो टाइटल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो टाइटल है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने क्यों दिया इस्तीफा संसद सत्र के बीच। कल जब मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई, जो इस साल 21 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक चलने वाला था, दिन भर की कार्रवाई में बड़े एक्टिव नजर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। एक ऐसे व्यक्तित्व है जो बिल्कुल बेसिक से ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके देश के दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति तक का सफर तय किया। लेकिन आखिर क्या हुआ कि अचानक से रात को खबर आती है और फिर ये फोटो, ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आती है। उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य, वाइस प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 की क्लोज ए के अंतर्गत मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया इस अपने रेजिग्नेशन में कि आपके साथ काम किया बहुत बेहतर लगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया बहुत बेहतर लगा, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। दोस्तों 1952 में 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। तब से लेकर अब तक 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ साहब ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। आज जानते हैं अपन कि आखिर इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो कैसी रही, कब कहां जन्म हुआ, तब से लेकर के अब तक का जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा उसको लेकर बात करते हैं। और साथ में चर्चा करेंगे अपन कि आखिर वो कौन सी संभावित कंडीशंस हुई होंगी जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये वो उनका रेजिग्नेशन लेटर जो उन्होंने देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को संबोधित करके दिया। धनखड़ साहब के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 18 मई 1951 को राजस्थान का एक जिला झुंझुनू, उसमें इनका जन्म हुआ। इनकी माता केसरी देवी और पिता गोकुल चंद। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीएससी किया और साथ में एलएलबी किया। इनकी पत्नी सुदेश धनखड़ और बेटी है कामना। अगर अपन वकालत कैरियर की इनकी बात करें अपन तो 1990 में राजस्थान हाईकोर्ट से इन्होंने वकालत की शुरुआत की और 2019 तक सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में इन्होंने वकालत की। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। वहीं बात करें कि इनके अगर पॉलिटिकल कैरियर की, राजनीतिक जीवन की, तो 1989 में 1989 में झुंझुनू से जनता दल की टिकट से लोकसभा के सांसद चुने गए। 1990-91 में जब वीपी सिंह जी की सरकार जा चुकी थी और चंद्रशेखर देश के नए प्रधानमंत्री बने थे, उनकी सरकार में स्टेट मिनिस्टर रहे, राज्य मंत्री के पद पे रहे। लेकिन 1991 में कांग्रेस से जुड़ गए। अजमेर से इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। फिर 1993 से लेकर के 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक रहे और फिर साल आया 2003 का जब जगदीप धनखड़ साहब ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और दामन थाम लिया भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का।
2008 की जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी की जो प्रचार समिति थी उसके सदस्य रहे। 2016 में भाजपा के विधि एवं कानूनी मामलों के विभाग का नेतृत्व किया इन्होंने। और फिर साल आया 2019 का, जब ममता बनर्जी जिस राज्य की अभी मुख्यमंत्री हैं, पश्चिमी बंगाल, उस राज्य के इनको राज्यपाल बना दिया गया। और कई बार हमने देखा कि ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ साहब के बीच में कई सारे राजनीतिक मामलों को लेकर के बड़ी खटास रही। कई बार बीच में जो राजनीतिक स्थितियां वो इतनी टिपिकल बनी कि लगा कि शायद पश्चिम बंगाल में हो सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर दिया जाए। खैर, वहां से फिर तारीख आई 11 अगस्त 2022 की, और 11 अगस्त 2022 को यह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। दोस्तों याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 साफ शब्दों में कहता है कि देश के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी देश के राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। यह तो जगदीप धनखड़ साहब के संदर्भ में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ, इनका पॉलिटिकल कैरियर को लेकर बात रही। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब का विवादों के साथ भी गहरा नाता रहा। कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगातार उनके ऊपर लगते रहे, जिनकी आज चर्चा अगर अपन नहीं करें तो शायद उस चर्चा के बिना तो इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो शायद अधूरा है। इनके कैरियर के संदर्भ में अगर अपन बात करें और बहुत ही बेसिक से अगर मैं बात करूं तो न्यायपालिका बनाम संसद दिसंबर 2022 में धनखड़ साहब ने कहा था कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एनजेसी को रद्द करना भारतीय संसद की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा आघात है। दोस्तों याद कीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 साफ शब्दों में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति यह नियुक्ति करेगा चीफ जस्टिस के परामर्श से। लेकिन फिर साल आता है 1982 का, जिसमें एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि जो परामर्श शब्दावली, इसका मतलब है राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के बीच विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। इसका मतलब मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया गया कोई भी परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। 11 साल और निकली, साल आया 1993 का, और 1993 में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा दिए गए निर्णय में बदलाव किया। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 साफ शब्दों में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय में बदलाव कर सकता है। और इस किए गए बदलाव के अंतर्गत प्रावधान कर दिया गया कि अब केवल चीफ जस्टिस परामर्श नहीं देगा राष्ट्रपति को, बल्कि चीफ जस्टिस के साथ 2 वरिष्ठ न्यायाधीश और होंगे, और इन 3 न्यायाधीशों के द्वारा दिया गया जो परामर्श है उसको मानने के लिए देश का राष्ट्रपति बाध्य होगा। और साथ में मुख्य न्यायाधीश के लिए परामर्श, मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में प्रावधान यह कर दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा वरिष्ठता के आधार पर ही होगी। और 1998 में 1998 में शुरुआत हुई कॉलेजियम व्यवस्था की, जिसे मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन 2014 में जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा बदलाव कर दिया गया कॉलेजियम में, और कॉलेजियम को खत्म करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया गया। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के बाद अगले साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ, जिसकी अध्यक्षता की थी जे.एस. खेहर साहब ने, उनके द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर एनजेसी को समाप्त कर दिया और कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया गया। इसी एनजेसी के संदर्भ में समाप्त करने को लेकर जगदीप धनखड़ साहब ने कहा था कि ऐसा करने से भारतीय संसद की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, और साथ में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर सीधा आघात कर दिया गया। ये तो पहला मामला तो ये था। और इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जो वकील हैं और विपक्षी दल हैं, उन्होंने बहुत गहरे आघात लगाए उनके ऊपर। कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया कि जगदीप धनखड़ साहब ने संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन किया है। इसके बाद में तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने आलोचना की। 2019 से लेकर 2022 तक, जब तक वो वहां के राज्यपाल रहे, तब तक बार बार उनके ऊपर आरोप लगाते रहे। जगदीप धनखड़ साहब का यह कहना था कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार चल रही है वो संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल रही है, वहां पर तो गुंडागर्दी की सरकार चल रही है।
इसके बाद में राज्यसभा में विपक्ष पर टिप्पणी कर दी कि राज्यसभा कार्रवाई के दौरान धनखड़ साहब ने कई बार विपक्ष पर तीखी टिप्पणी की। एक बार तो उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का मजाक बना रहा है, अगर अनुशासन नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो फिर विपक्ष ने आरोप लगाया कि उपराष्ट्रपति होने के बावजूद भी वे बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, और विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया और उन्हें पक्षपाती अध्यक्ष तक कह दिया। और एक बड़ा विवाद तो फिर 2023 में आया, जब जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर सड़कों पर बैठकर राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं वे असली किसान ही नहीं हैं। और फिर तो भयंकर ट्रोलिंग हुई जगदीप धनखड़ साहब की। कई सारे जो किसान संगठन और जो खाप पंचायतें, उन्होंने इसकी कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि एक किसान पुत्र को किसान की शहादत का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर बात है दिसंबर 2023 की, शीतकालीन सत्र चल रहा था और 13 दिसंबर 2023 को भारतीय संसद में 2 लोग बिना अनुमति के घुस गए, जिसको लेकर के सुरक्षा को लेकर के जो विपक्षी सांसद उन्होंने हंगामा किया तो फिर राज्यसभा से 34 सांसदों को निलंबित कर दिया जगदीप धनखड़ साहब ने। और इसमें विवाद यह बना जगदीप धनखड़ साहब को लेकर के कि जगदीप धनखड़ साहब जब भी किसी भी व्यक्ति विशेष को नमस्कार करते, स्पेशली विपक्षी दलों के द्वारा आरोप लगाया गया कि जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े होते हैं तो बड़े झुककर के नमस्कार करते हैं वो। और से फिर उनकी मिमिक्री भी की गई एक टीएमसी के सांसद के द्वारा, वहां पर राहुल गांधी मौजूद थे, उनके ऊपर कई प्रकार की टिक्का टिप्पणियां की गई उस संदर्भ में। लेकिन हाल ही में अगर आपको याद है तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा आरोप फिर जगदीप धनखड़ साहब के ऊपर लगा था। एक मामला लंबे समय से चल रहा था और मामला था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। तमिलनाडु में राज्यपाल रवि साहब और मुख्यमंत्री स्टालिन साहब के बीच एक विवाद चल रहा था और विवाद यह था कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने आरोप लगाया गवर्नर के ऊपर कि जब भी हम कोई विधेयक भेजते हैं तो उस विधेयक को अनुमति नहीं दी जाती और राज्यपाल अपने पास दबा के बैठ जाता है। और देखिए, भारतीय संविधान में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि राज्यपाल कितनी अवधि में अनुमति देगा। अनुच्छेद 200 यह भी तो कहता है कि राज्यपाल चाहे तो ऐसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है और ना ही राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यता है कि वो कितनी अवधि में अनुमति देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब राज्यपाल अनुमति देता तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं देता तो 1 महीने में उसको लिखित में बताना पड़ेगा कि मैंने इस वजह से अनुमति नहीं दी है। और राष्ट्रपति के लिए भी 3 महीने की अवधि तय कर दी। फिर क्या था, जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि यह तो साफ साफ गलत हो रहा है। क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति से ऊपर होगी? क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश देगी? राष्ट्रपति जो देश का पहला नागरिक है, न्यायपालिका उसका आदेश कैसे दे सकती है? और फिर भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 142 फिर चर्चाओं में आ गया और 142 साफ शब्दों में प्रावधान करता है कि ऐसा कोई भी प्रावधान जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है और जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को अगर पूर्ण न्याय की प्राप्ति नहीं हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देकर के वो प्रावधान कर सकता है। जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि ये तो मिसाइल की तरह प्रयोग किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो नहीं किया जाना चाहिए। तो खैर, ये कुछ विवाद रहे जगदीप धनखड़ साहब के संदर्भ में। अब अपन उस मुद्दे पे चलते हैं कि अब आगे क्या, या अब तक आखिर वो कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, या फिर ऐसे उपराष्ट्रपति जो आगे जाकर के राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बने, वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति बने, और ऐसे पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया वो थे वीवी गिरी साहब, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था उनको, इसलिए। फिर ना तो जीएस पाठक साहब राष्ट्रपति बने, ना ही बीडी जत्ती साहब बने, ना ही मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने। इसके बाद बने आर वेंकटरमन या रामस्वामी वेंकटरमन। फिर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने, के आर नारायण राष्ट्रपति बने। देश के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो थे कृष्णकांत। और फिर बारी थी राजस्थान से पहले व्यक्ति के उपराष्ट्रपति बनने की, बाबोसा के नाम से प्रसिद्ध भैरव सिंह जी शेखावत, जो राजस्थान के एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन भैरव सिंह जी आगे जाकर के उपराष्ट्रपति तो बने,
राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। फिर इसके बाद ना तो मोहम्मद हामिद अंसारी राष्ट्रपति बने, ना ही वेंकैया नायडू राष्ट्रपति बने। फिर बारी आई जगदीप धनखड़ साहब की, जो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने, 14th वाइस प्रेसिडेंट बने। 11 अगस्त 2022 को, कार्यकाल तो 2027 तक रहने वाला था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और अपने पद से दे दिया इस्तीफा। इस संदर्भ में भारत का संविधान क्या कहता है? सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 तक साफ शब्दों में उपराष्ट्रपति के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। और हमने उपराष्ट्रपति का पद है, ये अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर संविधान क्या कहता है? देखिए, संदर्भ में अपने को संविधान की आर्टिकल नंबर 67, आर्टिकल नंबर 68 और आर्टिकल नंबर 91 इनकी चर्चा करनी पड़ेगी। मैं हूबहू वो स्लाइड लेके आया हूं जो बैरेक्ट में उल्लेखित है। आजकल प्रश्न भी तो यहीं से आ रहे हैं। आर्टिकल 67 का जो क्लोज ए है वो साफ शब्दों में कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का क्या कर सकेगा? त्याग कर सकेगा। फिर कहता है आर्टिकल 68 का क्लोज 2 कि अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग कर दे, मतलब इस्तीफा दे दे, या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से अगर कोई भी रिक्ति हो जाती है, तो याद रखना अगला चुनाव, तारीख उल्लेख कितनी है, समय उल्लेख कितनी है, केवल लिखा गया है यथाशीघ्र नया चुनाव करवाया जाएगा। और जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो शेष अवधि के लिए नहीं बनेगा, पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगा। अब सबसे बड़ा संकट यह है कि अभी मॉनसून सत्र चल रहा है। जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करेगा? अगर आपने आज संसद की कार्रवाई देखी है तो आपने देखा होगा उस सीट के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ और उस व्यक्ति का नाम है हरिवंश नारायण सिंह, जो राज्यसभा के उपसभापति है। तो क्या उपसभापति सदन की कार्रवाई का संचालन कर सकता है क्या? जी हां, देश का संविधान साफ शब्दों में कहता है अनुच्छेद 91 के अंतर्गत कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति के अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब सभापति का पद रिक्त है या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहा है, तो राष्ट्र के रूप में कार्य नहीं कर रहा, अभी तो क्या है, सभापति का पद रिक्त है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपसभापति करेगा। खैर, राजनीतिक मायने बहुत सारे हैं, कई प्रकार की मार्केट में घटनाएं चल रही हैं, कई प्रकार की बातचीत चल रही है, लेकिन खैर अपने को उन सब में नहीं जाना। अपने को केवल इतना ध्यान में रखना है कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने अपने स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते हुए चलते हुए मॉनसून सत्र के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो हिंदुस्तान की अब तक की पहली एकमात्र घटना है। तो ऐसे वीडियोज के लिए जुड़े रहिए आप उत्कर्ष परिवार के साथ में। और एक अनाउंसमेंट, एक बात मैं आप लोगों के साथ और कहना चाहूंगा, वो है राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है 1015 पदों की। और इस संदर्भ में उत्कर्ष परिवार लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम और लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से सब इंस्पेक्टर के बैच 24 जुलाई 2025 से जयपुर सेंटर से और 30 जुलाई 2025 से जोधपुर सेंटर से शुरू करने जा रहा है, जिनकी स्टैंडर्ड प्राइस है 13,000 और प्राइम प्राइस है 14,500 रुपए। एनरोल नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।